सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले कि आप कैसे नीट 2025 को फोड़ सकते हो एंड कैसे अपने आप को टाइम मैनेज करना है, कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, कैसे रिवीजन करना है। तो यार नीट 2025 क्रैक करने के लिए आपको पूरी जी जान लगा देनी है। सिंपल एंड ऑनेस्ट बात है कि आपको अपनी मेहनत सही जगह लगानी है, कैसे लगानी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यार एक चीज समझनी है कि आपके पास अगला नीट देने के लिए आपके पास 1 साल के आसपास है, ठीक है। आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पूरी तरह करनी है, उसमें रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं एंड एक बार गो थ्रू हो रहे हैं पूरे सिलेबस से। तो अब हम बात करने वाले कि तुम्हें पढ़ना कैसे और तुम क्या क्या गलती अभी कर रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। तो तुम में से कुछ लोग होंगे जो बीच बीच में फोन चला रहे होंगे एंड रील स्क्रॉल कर रहे होंगे, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे होंगे एंड इधर उधर टाइम पास कर रहे होंगे। बट यार एक चीज तुम्हें समझनी है कि तुम ये सब तभी करो जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि तुम्हारा काम आधे से ज्यादा पड़ा हुआ है और तुम बाहर घूमने जा रहे हो, दोस्तों के साथ रील स्क्रॉल कर रहे हो। ये सब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी चीज है कि तुम में से काफी लोग यार टाइम टेबल बनाते हैं। तो यार एक सिंपल एंड ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, फ्रैंकली बोल रहा हूँ ये, दैट टाइम टेबल डज नॉट वर्क। तुमने काफी टाइम टेबल बनाए होंगे, अपनी 11th में बनाए होंगे, 12th में, अगर तुम ड्रॉपर हो तुमने ड्रॉप ईयर में भी बनाए होंगे। तो यार तुमने देखा होगा कि टाइम टेबल 1-2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं होता है, क्योंकि यार उसमें आइडियल टाइमिंग्स होती है कि अगर बायो में 1 घंटा पढ़ूंगा तो 1 घंटा ही पढ़ूंगा। बट कभी कभार हमारी टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है। तो तुम्हें एक चीज को ध्यान में रखना है कि टाइम टेबल विल नॉट वर्क फॉर यू। मैंने भी ये गलती की थी कि टाइम टेबल बनाया था एंड मेरा यार कभी टाइम टेबल फॉलो हुआ नहीं। तो आई शिफ्टेड टू डू लिस्ट। तो तुम्हें टू डू लिस्ट बनानी है कि तुम्हें आज दिन में ये काम करने हैं, जैसे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायो के 2 चैप्टर, फिजिक्स के 2 चैप्टर। तो जब तुम टू डू लिस्ट बनाओगे तब तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें ये सब आज काम करना है, कैसे ना कैसे तुम्हें टाइम मैनेज भी करना है। तो इससे तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगी और तुम्हारा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और गलतियां जो बच्चे करते हैं इस टाइम पर वो है कि वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें कोई भी ऑपोजिट जेंडर से दूर रहना है, क्योंकि यार मेडिकल कॉलेज में तुम्हें बहुत टाइम मिलने वाला है। तो पहले सिलेक्शन पर ध्यान दो एंड बाद में तुम और चीजों पर ध्यान दे देना। अब इस पर आते हैं कि तुम्हारा सिलेबस कितने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो यार एग्जाम से कम 2 महीने पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एक बार तो आराम से। एंड उन 2 महीने में तुम्हें क्या करना है, तो 1 महीने तुम्हें रिवीजन करना है, दूसरे महीने तुम्हें मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब सब्जेक्ट वाइज प्लान पर आने से पहले मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि यार तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है, क्योंकि यार तुम YouTube से सिलेक्शन ले सकते हो बट वहाँ से ना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तुम्हारे पास कोई वो रेजिम नहीं रहेगा, तुम्हारे पास कोई शेड्यूल नहीं रहेगा कि कब कौन सी क्लास लेनी है। जब तुम्हारा मन करेगा तुम पढ़ोगे, जब तुम्हारा मन नहीं करेगा तुम नहीं पढ़ोगे। अगर तुम कोचिंग ले लेते हो तो तुम्हारे पास वो रहेगा कि आज क्लास है तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि घर वाले बोलेंगे या टीचर बाद में सुनाएंगे। तो तुम्हारे पास वो स्ट्रिक्टनेस रहती है जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हो। अब बात है एक और गलती पर जो तुम में से काफी लोग करते हैं। तो यार एक कहावत तो हम सबने सुनी होगी कि ओल्ड इज गोल्ड। ये बात एकेडमिक्स पर भी लागू होती है। जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम उन बच्चों में से हो जिन्हें लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यार तुम अपने ही सिलेक्शन के चांसेस कम कर रहे हो। एंड अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तो यार बहुत कम चांसेस है तुम्हारे सिलेक्शन हो जाए। तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखने की पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अब सवाल आएगा कि भैया आपने प्रॉब्लम तो बता दी लेकिन इसका सोल्यूशन कहाँ है। तो यार काफी बुक्स ट्राई करने के बाद मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा ओसवाल बुक्स की 37 ईयर नीट यूजी बुक, जो एकदम 100% अपडेटेड है, पीवाईक्यू के साथ ही 2024 का पेपर सॉल्व दिया हुआ है। इससे आपके चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। और इसमें आपको 2 सैंपल प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। और ये किसने कहा कि सिर्फ इसमें क्वेश्चंस हैं? इसमें रिवीजन के लिए रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स, निमोनिक्स एंड अपेंडिक्स भी है। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करने के लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स भी हैं। इसमें नीट प्रीवियस ईयर पेपर की एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन भी है, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि तुम्हें 2014 से 2024 तक के नीट का ट्रेंड एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो अच्छी पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए अभी ओसवाल बुक्स की 37 ईयर नीट यूजी बुक्स परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यार तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स को ऐसे अप्रोच करना है। देखो फिजिक्स को तुम्हें ऐसे अप्रोच करना है कि पहले तुमने क्लास ली, देन नोट्स बनाए, देन नोट्स को रिवाइज किया, देन फॉर्मूला उनके टिप्स पर याद किए, देन फॉर्मूला शीट्स बनाई, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें फिजिक्स को अप्रोच करना है। एंड क्वेश्चंस शुड स्टार्ट फ्रॉम इजी टू हार्ड। ये नहीं कि पहले सीधा हार्ड पर चले गए, क्योंकि तुम वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाओगे एंड यू विल फील कि मुझे कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। बट वहीं तुम्हें बस थोड़ी सी इजी से स्टार्ट करना है एंड तुम्हें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्ड हो जाएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। देखो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल इज मोर लाइक फिजिक्स। तो जितने तुम्हें फॉर्मुलाज याद रहेंगे, जितना तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, वहां पर तुम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री पर उतना ही ध्यान देना है। एंड ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में ये मेरा मानना है कि नोट्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि नोट्स में तुम्हारी सारी चीज़ें समराइज सी होती हैं एंड तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पता लग जाते हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो नोट्स ऑर्गेनिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब बात है इनऑर्गेनिक पर। देखो यार, इनऑर्गेनिक तुम्हें एकदम बायो की तरह पढ़नी है, दैट इज ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं आने वाला है। तुम्हें ऑर्डर्स याद करने हैं सॉल्युबिलिटी के एंड बेसिसिटी एसिडिटी के, वो तुम्हें ऑर्डर्स याद करने ही करने होंगे। अब आते हैं हमारे आधे नीट के मार्क्स वाले सब्जेक्ट पर, यानी बायो पर। देखो यार, तुमने बायो के लिए सबसे ही सुना होगा कि तुम्हें एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, एंड इट इज़ अ फैक्ट कि अगर तुम एनसीईआरटी पर फोकस नहीं करोगे तो यार तुम्हारे मार्क्स कम होने ही वाले हैं। तो मेरी मानो तो मॉड्यूल्स को ना थोड़ा साइड रखो, एटलीस्ट थ्योरी पार्ट के लिए ना मॉड्यूल्स को साइड रखो। तुम्हें मॉड्यूल्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है। मिनिमम 3 से 4 बार तुम मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इट अप्लाइज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। अब आते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है रिविजन कैसे करें। देखो, रिविजन वाली चीज़ ना बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि रिविजन कैसे करना है, एंड वो पूरे अपने नोट्स वापस से पढ़ना चालू कर देते हैं, एनसीईआरटी पूरी वापस से पढ़ना चालू कर देते हैं, एंड उससे उनका टाइम ना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो मैं तुम्हें काफ़ी आसान चीज़ बताने वाला हूँ, जो तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह साबित होने वाली है, क्योंकि मेरे लिए तो काफ़ी हुई थी वो। देखो, तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने वो समझो। शॉर्ट नोट्स के लिए तुम्हें अपने नोट्स चाहिए होंगे, एंड अपनी एक कॉपी चाहिए होगी जो तुम्हारी शॉर्ट नोट्स की कॉपी की तरह काम करेगी, एंड अपनी एनसीईआरटी तुम साइड में खोल के रख सकते हो। तो जो भी फॉर्मूला तुम्हारे नोट्स में है, तुम्हें सेम टू सेम फॉर्मूला अपनी शॉर्ट नोट्स की कॉपी में छापने हैं। टेक्निकली पहले उनको याद करो, एंड देन उनको वहाँ पर लिखो अपनी शॉर्ट नोट्स की कॉपी में, तो ताकि तुम एक बार याद करोगे एंड देन एक बार लिखोगे तो तुम्हारा 2 बार रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तुम एक बार शॉर्ट नोट्स को बनाओ, एंड हर एक चैप्टर के लिए एक सेम चीज करो। तो फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स में तुम्हें फॉर्मूला लिखने हैं एंड कुछ लाइंस लिखनी है जो एज इट इज थ्योरी क्वेश्चंस में आ जाती है। एंड केमिस्ट्री में तुम्हें फिजिकल के लिए सेम एज फिजिक्स करना है। ऑर्गेनिक के लिए तुम्हें रिएक्शंस, इंटरमीडिएट्स एंड उनके कैटलिस्ट लिखने हैं एक जगह पर। इनऑर्गेनिक के लिए तुम उनके ऑर्डर्स याद कर लो, ऑर्डर्स उस कॉपी में लिख लो, सॉल्युबिलिटी के, एसिडिटी के एंड बेसिसिटी के। तो यार, बायो के शॉर्ट नोट्स मैंने पर्सनली नहीं बनाए थे, एंड मेरा मानना है कि उनका कोई फायदा ज़्यादा होता नहीं है, एज इन मेरे लिए तो नहीं हुआ था, क्योंकि यार पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को अगर तुम हाईलाइट करके पढ़ लोगे तो वही मोर देन सफिशिएंट है। एंड तुम्हें नोट्स बनाने की एक प्रो टिप देता हूँ कि नोट्स को ऐसे बनाओ कि तुम्हें उन्हें बार बार पढ़ने का मन करे। उनको कलरफुल बनाओ, उनको हाईलाइट करो, बट इतना ज़्यादा टाइम मत लगाओ कि तुम नोट्स ही बनाते रह जाओ, रिवाइज ना कर पाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मॉक टेस्ट, क्योंकि उनके बिना यार सिलेक्शन हो ही नहीं सकता तुम्हारा। अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो यार सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। तो यार मॉक टेस्ट तुम्हें जब भी हो तब तुम्हें मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, एंड लास्ट के 1 महीने में ट्राई करना कि हर दिन मॉक टेस्ट दे रहे हो, हर दिन 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो। अब तुम मॉक टेस्ट दे तो दोगे, बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एनालिसिस। अगर तुम मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे तो यार कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अपनी गलतियां पता नहीं चलेंगी, तुम्हें ये पता नहीं लगेगा तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है। जब तुम एनालिसिस करते हो कोई भी टेस्ट का, तब तुम्हें पता लगता है कि यार मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा वर्क पार एनर्जी वीक है, तो मुझे उस पर वर्क करना चाहिए। एंड जब तुम उस पर काम करते हो, जब तुम उसके कॉन्सेप्ट वापस से समझते हो, तो यार बिलीव मी वो लाइफ टाइम याद रहते हैं। तो ये तुम्हारी चॉइस होगी कि अभी गलती करके बाद में गलती ना करना, या अभी गलती ना करके बाद में गलती करना। तो यार ये था पूरा रोड मैप नीट 2025 में अच्छा स्कोर करने का। अगर तुम्हारे कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, या मुझे इंस्टा पर मैसेज कर दो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सो कीप स्टडिंग एंड कीप हसलिंग। गुड बाय।